फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक एंटीबायोटिक्स में हमने देखा था कि सेल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन कौन सी मेडिसिन थी, जिसमें हमने बीटा लैक्टम और वैंकोमाइसिन पढ़ा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि एंटीमाइक्रोबियल एक्शन बाय अदर मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। तो हम आउटलाइन एक बार देख लेते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन से हैं, जिसमें 4 ड्रग्स आएंगे। पहला आएगा टेट्रासाइक्लिन क्लास का ड्रग, फिर क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलिड्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड। सेकंड जो हम देखेंगे वो होगा हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग। थर्ड होगा हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स और फोर्थ हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप पे प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कौन लाता है? वो लाता है हमारा mRNA। तो जो ये mRNA होता है, ये इन्फॉर्मेशन लाता है कि हमें कौन सी प्रोटीन बनानी है। अब ये mRNA पे इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? सपोज़ ये एक mRNA है, तो इस पे अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोडॉन। तो इन कोडॉन पे मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। हर प्रोटीन के लिए एक सेपरेट उनका कोडॉन होगा, एक सेपरेट सीक्वेंस ऑफ मैसेज रहता है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें mRNA तो चाहिए नहीं प्रोटीन बनाने के लिए, इसके साथ साथ हमें राइबोसोम्स भी चाहिए। तो ह्यूमंस के अंदर राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 40 सब यूनिट और दूसरी होती है 60 सब यूनिट। और वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है, तो बैक्टीरिया के अंदर होता है एक 30S और दूसरा होता है 50S। अब हम ये जानना क्यों ज़रूरी है कि सब ये राइबोसोम्स के सब यूनिट सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि सपोज़ हमने एक दवाई बना ली, जो दवाई 30S और 50S को तो इनहिबिट कर रही है, लेकिन वो 40 और 60S राइबोसोम्स पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो हमें यही तो दवाई चाहिए ना, जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोके, बट ह्यूमंस की प्रोटीन सिंथेसिस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए ये जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है और ह्यूमंस के अंदर कौन से राइबोसोम्स की सब यूनिट होती है। अब सपोज़ ये जो हमारा mRNA था, इसके ऊपर 2 सब यूनिट आके जुड़ गया। ये जो बड़ा वाला है ये हो गया 60S और ये छोटा वाला हो गया 40S। यहाँ भी, यहाँ भी। अब यहाँ क्या होता है कि जो हमारा ये पहला सब यूनिट है 60S और ये दूसरा जो हमारा 40S है, तो यहाँ पे 2 साइट होती है, एक होती है P साइट और एक होती है A साइट। ये जो P साइट होती है इसको हम कहते हैं पेप्टिडेज साइट और A को हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट। पर हम एक ईजी पड़े हमें, इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम P साइट को याद कर लेते हैं पहले और A को समझ लेते हैं आफ्टर। अब जो ये P साइड है, यहाँ पे पहले अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आके लग जाएगा। सपोज़ यहाँ पे एक 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आके लग रहा है, 1 2 3। और अब बचा A साइड। A साइड पे अभी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आके लगना है। अब यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आके लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा tRNA। इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र RNA। अब ट्रांसफ़र RNA, सपोज़ ट्रांसफ़र RNA पे जो अमाइनो एसिड लगा होगा, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफ़र RNA आएंगे और यहाँ पे बाइंड होने की कोशिश करेंगे, पर सारे बाइंड नहीं होंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ वही tRNA बाइंड होगा जिस पे ये सेम सीक्वेंस एक्सेप्टर साइट का उस tRNA के ऊपर भी लगा होगा। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे आके बाइंड होंगे। अब यहाँ पे tRNA आके बाइंड हो गया। अब क्या होगा? अगला प्रोसेस होगा कि हम ये जो P साइड पे पहले और ये A पे जो अमाइनो एसिड थे, इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? तो जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगी वो होती है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो अब यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ने काम किया और ये आके यहाँ पे जुड़ गया। तो ये क्या होगा? यहाँ पे सपोज़ ये जो P साइड था, अब ये ब्लैंक हो जाएगा और A साइड पे ये चारों अमाइनो एसिड के सीक्वेंस आके लग जाएंगे, 2 3 4। अब सेम ऐसे यहाँ भी प्रोसेस स्टार्ट होगा कि ये P साइड होगा, ये A साइड। तो अब जैसे अब ये P साइड और A साइड शिफ्ट कैसे होते हैं? अब यहाँ पे आके जुड़ तो गया है A साइड पे आके 4 अमाइनो एसिड। फिर क्या होगा? अब ये राइबोसोम्स मूव करेगा
टुवर्ड्स दिस एंड। फिर जो ए साइड था वो हो जाएगा पी साइड, ये पी साइड वापस से ये पी साइड बन जाएगा। 1 2 3 4 ये 4 अमीनो एसिड की सीक्वेंस। और एक यहाँ पे एक जो नया साइट होगा वो ए साइड कहलाएगा। फिर यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अमीनो एसिड को लेके यहाँ पे जुड़ेगा, और फिर क्या होगा, फिर से पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगी और इन 4th अमीनो एसिड को 5th अमीनो एसिड से जोड़ेगी, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आगे अब हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स को हम रोक सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस ना हो, और ये स्टेप्स को रोकने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप, जो अब सबसे पहला स्टेप हो सकता था कि ये जो टीआरएनए आके जुड़ रहा था, ये टीआरएनए आके अगर जुड़े ही नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। तो टीआरएनए ना जुड़े इसके लिए हम कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये टीआरएनए को जुड़ने ही नहीं देता। अब दूसरा क्या है कि अब हम सपोज टीआरएनए तो आ गया, हम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 अमीनो एसिड है इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड को हम बनने ही ना दें। तो ये बॉन्ड अगर बनेगा ही नहीं तो भी प्रोटीन सिंथेसिस रुक सकती है। तो इन बॉन्ड को जो रोकता है ये कौन सी दवाइयाँ होती है, ये होती है हमारी क्लोरमफेनिकॉल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फेविकॉल होता है, फेविकॉल क्या करता है कि 2 चीज़ों को जोड़ता है। क्लोरमफेनिकॉल एक नकली फेविकॉल है जो नहीं जोड़ेगा, जो तोड़ देगा 2 चीज़ों को। तो ये क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को जुड़ने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से अमीनो एसिड जुड़ेंगे नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। अब आगे हम कौन सा स्टेप रोक सकते हैं कि आगे हम ये वाली ट्रांसलोकेशन की स्टेप रोक सकते हैं कि अगर वो पी से ए पे नहीं जाएगी, ए से पी पे नहीं जाएगा तो ये ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा। मतलब कि अगर ये आगे बढ़ा ही नहीं, राइबोसोम्स को हम आगे बढ़ने ही नहीं दिए, उसको वहीं पे रोक दिए, तो भी प्रोटीन सिंथेसिस रुक सकती है। तो अब ये ट्रांसलोकेशन को रोकने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं इसमें 3 दवाई आती है। इसको हम याद करते हैं एक निमोनिक से MCQ। एम से आती हैं मैक्रोलेट्स, सी से आएंगी क्लिंडामाइसिन, और क्यू से आती हैं क्विनप्रिस्टिन। ये क्या करती हैं, ये ट्रांसलोकेशन को ही रोक देती हैं। आगे जब बढ़ता ही नहीं है हमारा राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप रुक जाएगा। फिर आगे हमारे पास एक दवाई है जिसका नाम है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये क्या करती है कि ये जो मिसरीडिंग करवा देती है, जो हमारा ये कोड होता है कोडॉन्स को ही ये मिसरीड कर देते हैं। ये ऐसा कुछ कर देती है ब्लंडर की जिसकी वजह से वो कोडॉन को वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोडॉन अगर प्रॉपर रीड नहीं होगा तो गलत प्रोटीन बन जाएगा। टीआरएनए आएगा, सपोज टीआरएनए यहाँ पे कोडॉन देखा AUG। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन आएगा वो कौन सा होगा, UAC। लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करेगी कि इसकी मिस रीडिंग करवा देगी, ये ए की जगह ये पढ़ेंगे C। तो अगर वो पढ़ रहे हैं CUG तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे U की जगह आ जाएगा G, तो GAC। अब अगर ये कोडॉन ही गलत पढ़ रहे हैं, टीआरएनए गलत कोडॉन ला रहा है तो गलत प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन जो होती है ये बैक्टीरिया की होती है टॉक्सिक। अब ये टॉक्सिक प्रोटीन के बनने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाती है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड अकेली एक ऐसी दवाई है जो कि साइडल है। बाकी जितने भी ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की दवाइयाँ हमने पढ़ी हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलेट्स, क्लिंडामाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, ये सब की सब स्टैटिक की क्लास में आती है। सिर्फ अमाइनो ग्लाइकोसाइड ही है जो कि साइडल की क्लास में आता है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी टेट्रासाइक्लिन थी ये टीआरएनए के अटैचमेंट को रोकती थी 30S, और जो क्लोरमफेनिकॉल था ये क्या करता था कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता था। और थर्ड जो था हमारा मैक्रोलेट्स, क्लिंडामाइसिन और क्विनप्रिस्टिन, ये क्या करते थे तीनों, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ अमाइनो एसिड को ही रोक देते थे। फोर्थ जो हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड था ये साइडल ड्रग्स की कैटेगरी में आता था। ये क्या करता था, ये मिस रीडिंग ऑफ आरएनए कोड करता था जिस 30S राइबोसोम के सब यूनिट पे। इसकी वजह से क्या होता था कि रॉन्ग प्रोटीन फॉर्मेशन होती थी और टॉक्सिसिटी की वजह से डेथ हो जाती थी बैक्टीरिया की, क्योंकि ये टॉक्सिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता था। एक 5th क्लास की भी जो है ये इसमें आते हैं लिनेचोलाइड और टेडिजोलाइड। ये क्या करते थे
कि इनिशिएशन को ही ये रोकते थे, प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन को। जब टीआरएनए बाइंड होता था हमारे एक्सेप्टर के पार्ट पे, तो इसके बाइंड होने के पहले एक प्रोसेस होता था जिसको हम कहते थे इनिशिएशन। तो ये लिनेजुलाइड और टेडिजुलाइड जो होते थे, ये क्या करते थे कि ये इनिशिएशन के प्रोसेस को ही इनिबिट करते थे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती थी। सारे मेडिसिन जो हमने पढ़े सबके सब स्टैटिक क्लास में आते थे एक्सेप्ट द अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये साइडल ड्रग्स था। टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड ये बाइंड करते थे 30S की सब यूनिट पे राइबोसोम के। बाकी जितने भी हैं मेडिसिन वो सब बाइंड करते हैं 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब आगे बढ़ते हैं हम और कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स को, जो था हमारा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप। अब हम देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। पहली जो है हमारी वो है टेट्रासाइक्लिन, दूसरी है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, फोर्थ डेमेक्लोसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। अब इनमें हमें सबसे याद रखने वाली बात यह है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिन है ये हमें कपिल देव को नहीं देने हैं। कपिल देव को नहीं देने हैं मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम पढ़ने चाह रहे हैं, ये इसकी लिमिटेशंस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स है और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन सारी चीज़ों में। कहाँ पे? किडनी फेलियर में हम नहीं दे सकते टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये हमारी बाइल में सीक्रेट होता है और बाइल में सीक्रेट होने के कारण इसके एक्सक्रीशन के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारी ये जीआईटी से होता हुआ फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा और दूसरा है कि ये किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा। बट अगर किडनी के थ्रू बाहर नहीं भी निकल पाया तो इसके पास एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा बाहर जाने का, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन किडनी फेलियर में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये एंटी एनाबॉलिक होते हैं। थर्ड ये फोटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। फोटोटॉक्सिसिटी मतलब कि अगर ये मेडिसिन खा के कोई इंसान बाहर जाएगा तो उसको सनबर्न हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं स्किन पे। फोर्थ क्या है कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, इससे ये क्या करते हैं कि ये एडीएच के सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्या है कि ये लीवर फेलियर करते हैं, इसलिए जनरली इनको हम लीवर डिजीज़ से इफेक्टेड कोई पेशेंट है तो उसमें हम ये प्रेफर नहीं करते हैं। फोर्थ ये फिर क्या है कि ये डेंटिशन और बोन की प्रॉब्लम में नहीं देते हैं, इसलिए जनरली क्या होता है कि इन मेडिसिन को हम प्रेगनेंसी में और बच्चों में नहीं देते हैं अप टिल 8 ईयर्स। फिर क्या है कि एक्सपायरी। अब एक्सपायरी कोई भी मेडिसिन है कि एक्सपायरी अगर उसकी डेट हो चुकी है, एक्सपायरी डेट निकल गई तो हमें नहीं देना चाहिए। बट स्पेसिफिकली टेट्रासाइक्लिन में ही यहाँ पे हमने एक्सपायरी क्यों लिखा है? क्योंकि बाकी मेडिसिन अगर वो एक्सपायर हो चुकी है उसके बाद हमने मेडिसिन दिया तो ये कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और मेन चीज़ ये रहता है कि कोई हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि मेडिसिन काम करेगी कि नहीं करेगी और छोटे मोटे कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। बट टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है कि अगर वो एक्सपायर हो चुकी है और फिर हमने टेट्रासाइक्लिन दिया किसी पेशेंट को तो क्या होता है कि ये एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाती है और जिसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बॉडी में। लास्ट क्या है कि इससे वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होता है। अच्छा, फोटोटॉक्सिसिटी और डायबिटीज़ इंसिपिडस कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा करती है? वो है हमारी डेमेक्लोसाइक्लिन। ये फोटोटॉक्सिसिटी भी ज़्यादा करेगी और डायबिटीज़ इंसिपिडस भी ज़्यादा इससे होने का चांस रहेगा। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कौन सी मेडिसिन से ज़्यादा होगा? मीनोसाइक्लिन जो है इसकी वजह से वेस्टिबुलर डिसफंक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमें याद क्या रखना है टेट्रासाइक्लिन में कि टेट्रासाइक्लिन हमें कपिल देव को नहीं देना है। प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और चाइल्ड बिलो 8 ईयर्स में भी ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। अच्छा, हमने अब ये तो पढ़ लिया कि कपिल देव को हमें टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है, तो फिर किनको देना है? हम कपिल देव को नहीं दे सकते लेकिन हम श्रीलंका वालों को तो दे सकते हैं। तो श्रीलंका वालों को हम क्या करेंगे? टेट्रासाइक्लिन देंगे। अब इसमें क्या आते हैं? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एडीएच सिक्रेशन को ये कम करता है, तो अगर एडीएच ज़्यादा है तो उसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। एडीएच सिक्रेशन को सबसे ज़्यादा कौन कम करता था? यहाँ हमने पढ़ा था डेमेक्लोसाइक्लिन। तो डेमेक्लोसाइक्लिन यहाँ पे हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा किस केस में? इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन में। फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं रिकेट्सिया के ट्रीटमेंट में, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा हमारा ये। थर्ड जो है ये इनग्वाइनल ग्रेनुलोमा में यूज़ कर सकते हैं। ये एक एसिडी डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये कॉज होता है हमारे एक जो बैक्टीरिया की क्लास होती है क्लेप्सिला से।
इसमें क्या रहता है कि जेनाइटल अल्सर्स होते हैं और ये एंडेमिक डिसीज़ होता है बहुत ही ज़्यादा जो लेस डेवलप्ड एरिया होते हैं वहाँ पे। इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, डोना वेनोसिस। जनरली इस केस में हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होता है वो होता है टेट्रासाइक्लिन, बट एक दूसरा ड्रग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इस केस में, जो होता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन। तो हम प्रेफर्ड जो करते हैं एजिथ्रोमाइसिन करते हैं इस केस में। ये यूज़ होता है एलजीवी में। एलजीवी क्या होता है? लिम्फो ग्रैनुलोमा वेनेरियम। ये एक इन्फेक्शन होता है जो कॉज होता है हमारे जनरली लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स में। इसमें ये कॉज कौन करता है? ये क्लैमिडिया बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। इस केस में भी एजिथ्रोमाइसिन हम प्रेफर करते हैं, लेकिन हम टेट्रासाइक्लिन भी वहाँ पे दे सकते हैं। आगे देखते हैं, ये अटिपिकल निमोनिया में भी प्रेफर्ड होता है। फिर यहाँ भी जनरली क्या होता है कि मैक्रोलिड्स हमारे ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, बट यहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। और के से क्या होता है? कोलेरा। यहाँ पे जो है ये टेट्रासाइक्लिन हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोलेरा के केस में। ए स्टैंड फॉर अमीबियासिस। यहाँ पे हम जनरली जीआईटी के जो इन्फेक्शंस होते हैं यहाँ पे हम प्रेफर कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो ये थे हमारे टेट्रासाइक्लिन के यूजेस। फिर क्या हुआ कि जब हम टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया को देने लगे तो क्या हुआ कि अब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस रुकने लगी, बैक्टीरिया काम नहीं कर पाता था। तो ये कुछ टाइम तक तो चला, लेकिन फिर बैक्टीरिया ने देखा कि एक बाहर से आदमी आ रहा है जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहा है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि अपने सेल के बाहर लगा दिया एक बॉडीगार्ड को। ये बॉडीगार्ड क्या करता था? इस बॉडीगार्ड का नाम था इफ्लक्स पंप। ये करता क्या था कि सपोज टेट्रासाइक्लिन जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाता था, ये बॉडीगार्ड टेट्रासाइक्लिन को वापस से उठा के बाहर फेंक देता था। तो बैक्टीरिया हो गई टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या किया? फिर हमने टेट्रासाइक्लिन लाइक दूसरे ड्रग्स बनाए जिसका नाम था टीट्रासाइक्लिन। अब टीट्रासाइक्लिन क्या करता था कि टीट्रासाइक्लिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये बैक्टीरिया के बॉडीगार्ड से ज़्यादा पावरफुल था। बैक्टीरिया का बॉडीगार्ड टीट्रासाइक्लिन को बाहर निकाल के नहीं फेंक पाता था। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस टू इफ्लक्स पंप टीट्रासाइक्लिन। दूसरा एडवांटेज ये था कि टीट्रासाइक्लिन बाइल में सीक्रेट होता था। बाइल में सीक्रेट होने की वजह से इसके एक्सक्रीशन के दो तरीके थे, या तो ये फीसेस के थ्रू भी बाहर चले जाता और दूसरा ये किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन से बाहर निकलता। थर्ड इसका एडवांटेज क्या था कि ये इफ़ेक्टिव था अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट सीडोमोनास। चलते हैं हमारे दूसरे दवाई पे जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, वो है हमारा क्लोरामफेनिकॉल। यूजुअली क्लोरामफेनिकॉल हम आजकल ज़्यादा प्रेफर करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? कोई भी दवाइयाँ जो हम प्रेफर नहीं करते उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो लेस इफ़ेक्टिव हो या तो वो टॉक्सिक हो। क्लोरामफेनिकॉल में ये दोनों खामियाँ हैं, वो तो इफ़ेक्टिव भी नहीं है ज़्यादा, और दूसरा कि वो टॉक्सिक भी बहुत है। वो बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, साइनोसिस करता है जिसकी वजह से बच्चे ग्रे दिखते हैं, और दूसरा ये बोन मैरो सप्रेशन भी करता है। तो क्लोरामफेनिकॉल लेस इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ ये टॉक्सिक भी है, इसलिए हम इसे आजकल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। पहले ये टाइफाइड के लिए, एंट्री फीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी दवाई मानी जाती थी, बट बाद में इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो टाइफाइड में हम इसको यूज़ नहीं करने लगे। तो इसके जनरली यूजेस तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है तो हम इसे यूज़ ही नहीं करते। बट फिर भी अगर देखा जाए कि इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं मेनिंजाइटिस में, बहुत रेयर केस में, और दूसरा एंटेरिक फीवर में, अगर वो इससे सेंसिटिव है तो। बट जनरली हम इसे अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। अब आते हैं हम हमारे तीसरे ड्रग के ऊपर, जो था हमारा मैक्रोलेट्स। तो जनरली इस केस में जो दवाइयाँ आती हैं उसके अंदर थ्रोमाइसिन होता है, ये वर्ड लिखा ही रहता है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। कुछ और भी आती हैं इसके अंदर जैसे कि स्पाइरोमाइसिन, फिडेक्सोमाइसिन, टैक्रोलिमस। अब इनके यूजेस भी देख लेते हैं एक बार कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है कहाँ पे? ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लैप में। सी स्टैंड फॉर
कैनक्राइड, या ये क्या होता है जनरली, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये जेनिटेलिया पे सोर्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं। फिर कॉर्नी बैक्टीरिया, एल स्टैंड फॉर लेजियोनेला, ए स्टैंड फॉर अटिपिकल बैक्टीरियल निमोनिया, पी स्टैंड फॉर पर्टुएसिस। अब आगे हम स्पायरोमाइसिन के यूज़ देखते हैं। स्पायरोमाइसिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन प्रेगनेंसी में भी कहा, ये टॉक्सोप्लाज्मा के केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फ्लेक्सोमेसिन हमने पहले भी जैसे पढ़ लिया है इसके बारे में कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए। ट्रैक्लोलिमस जो है ये इम्यूनोसप्रेसेंट की जगह यूज़ होता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्रोलिमस में ही इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ सारी मैक्रोलेट दवाइयाँ में हैं, बट टैक्रोलिमस में इतनी ज़्यादा है कि इसे हम यूज़ ही करने लगे एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन। अब आते हैं ये चारों दवाई पे एक बार फिर से। ये जो एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, इनमें से ये जो ऊपर के 3 हैं ये है शॉर्ट एक्टिंग, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए। और जो एजिथ्रोमाइसिन है ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक काम करता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो 4 दवाइयाँ हैं ये पेनिसिलिन के सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स हैं, मतलब कि जहाँ पे भी हम पेनिसिलिन यूज़ नहीं करेंगे, सपोज़ कोई पेशेंट है जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक है, तो पेनिसिलिन की जगह यहाँ पे हम मैक्रोलेट्स की ये 4 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं मैक्रोलेट के साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैक्रोलेट के साइड इफ़ेक्ट भी हम मैक्रोलेट से ही याद करेंगे, MACRO, मैक्रो। पहला देखते हैं, पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहला साइड इफ़ेक्ट है कि ये मोटिलिन, ये क्या करता है कि हमारे GIT में जो मोटिलिन रिसेप्टर होते हैं ये उनको एक्टिवेट कर देता है। अगर ये लोअर GIT में इसने मोटिलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया तो क्या होगा, अब नाम से समझ में आ रहा है मोटिलिन मतलब कि ये वहाँ पे मोटिलिटी बढ़ाएगी, मूवमेंट बढ़ाएगा, तो क्या होगा, डायरिया। अगर ये अपर GIT में बढ़ा रहा है मोशन, तो उससे क्या होगा कि ये हम एक थियोरेटिकली देखा जाए तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कौन सी केसेस में, उन केसेस में जहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है वो पैरालाइज हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, तो उन केसेस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है ये एलर्जिक, ऑब्वियसली कोई भी एंटीबायोटिक है वो एलर्जिक होती ही है किसी केस में। थर्ड जो है C स्टैंड फॉर कोलेस्टेसिस, जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बाइल होता है ये बाइल का सिक्रेशन या तो स्टॉप हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जॉन्डिस हो जाता है, जनरली येलोइंग ऑफ आई नेल। और जो फोर्थ है ये क्या है, रिवर्सिबल, उससे हुआ हमारा ऑटोटॉक्सिसिटी। तो जो मैक्रोलेट्स है ये रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं। रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होता है कि जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उस टाइम पे ऑटोटॉक्सिक होगा, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन स्टॉप कर देंगे तो वो धीरे धीरे वो ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि ये जो कोलेस्टेसिस है, ये कोलेस्टेसिस जॉन्डिस सारी दवाइयाँ नहीं करती मैक्रोलेट की, सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन के सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग। तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट का जो सॉल्ट होता है सिर्फ यही करता है कोलेस्टेसिस जॉन्डिस, बाकी सारे नहीं करते हैं। इसलिए जनरली प्रेगनेंसी में हम इसे अवॉइड करते हैं, पूरे मैक्रोलेट क्लास को नहीं अवॉइड कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो PCM है, पैरासीटामोल सेफ इन प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या होता है, P स्टैंड फॉर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन को हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। मैक्रोलेट को हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। अब हम बोल रहे थे कि मैक्रोलेट को दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी में अवॉइड होता है। तो सारे मैक्रोलेट अवॉइड नहीं होते हैं, सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट का ये जो सॉल्ट है बस ये अवॉइड करता है, बाकी सारे हम दे सकते हैं। तो हम अपने 4th क्लास के ड्रग पे, जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक दवाई है जो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है लिंकोसामाइड के ग्रुप में। इसमें मेन चीज़ हमें ये याद रखना है कि जो क्लिंडामाइसिन है ये बाइल में सिक्रेट होता है। बाइल में सिक्रेट होने की वजह से इसके पास 2 वे होंगे बाहर निकलने के, एक्सक्रीशन के। पहला होगा कि ये फीसेस से थ्रू बाहर निकल जाएगा, दूसरा ये होगा कि ये किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर जाएगा। तो ये हम दे सकते हैं किडनी फेलियर वाले, रिनल फेलियर के केसेस में। बट अब क्लिंडामाइसिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको कि क्लिंडामाइसिन ही ऐसी मेडिसिन थी जो कि सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस को कॉज करती थी, इसी से सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता था, इसलिए हम क्लिंडामाइसिन यूज़ नहीं करते थे। अब क्लिंडामाइसिन के कुछ यूजेस देख लेते हैं हम कि क्लिंडामाइसिन कहाँ यूज़ होता है। तो क्लिंडामाइसिन जहाँ यूज़ होता है वो होता है कैप, CAP।
ये जनरली कोका बैक्टीरिया में यूज़ होता है, ग्राम पॉजिटिव में, वो MRSA ये सब में। ए स्टैंड फॉर एनारोबिक, ये एनारोबिक बैक्टीरिया में की इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जनरली लंग एब्सिस या फिर ब्रेन एब्सिस में। पी स्टैंड फॉर पैरासाइट। अब कौन से पैरासाइट, इसको याद करते हैं हम PMT से। पी हो गया हमारा न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। इसमें क्या होता है कि न्यूमोसिस्टिक निमोनिया जो होता है ये जनरली यीस्ट या फिर फंगल निमोनिया होता है। M स्टैंड फॉर मलेरिया, ये मलेरिया में भी यूज़ किया जाता है। और T स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मा। बट जनरली केसेस में हम इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सीडोमोनास कोलाइटिस कॉज करता है। आगे देखते हैं हम हमारे 5th क्लास के ड्रग को। यह था हमारा क्विनप्रिस्टिन और साथ में आता है डाल्फोप्रिस्टिन। क्विनप्रिस्टिन को हम अकेले कभी नहीं देते, साथ में हम उसके साथ देते हैं डाल्फोप्रिस्टिन को। और ये यूज़ होता है कहाँ पे, ये यूज़ होता है VRSA की ट्रीटमेंट में। बट VRSA के लिए जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो होगा डेप्टोमाइसिन। यहाँ पे लेकिन हम दे सकते हैं VRSA की ट्रीटमेंट में क्विनप्रिस्टिन और उसके साथ में डाल्फोप्रिस्टिन। बट याद ये रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा VRSA में, वो होगा हमारा डेप्टोमाइसिन। आगे आते हैं हम हमारे 6th क्लास ऑफ मेडिसिन पे। ये कौन सा था हमारा, लिनोजोलाइड या फिर टेडिजोलाइड। ये जनरली इफेक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन सी केस में, ये VRSA की केस में ड्रग ऑफ चॉइस है। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि डेप्टोमेसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है VRSA में। बट क्या होता है यहाँ पे कि जो जनरली अगर इन्फेक्शन लंग्स में होता है तो ये जो डेप्टोमेसिन है, ये जो लंग्स के पल्मोनरी सल्फेक्टेंट होते हैं ये इसको ब्रेक कर देते हैं और डेप्टोमेसिन वहाँ पे काम नहीं कर पाता। तो लंग्स के इन्फेक्शन में जो VRSA इंड्यूस्ड निमोनिया होता है वहाँ पे हमें लिनोजोलाइड या फिर टेडिजोलाइड यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और दूसरा ये कि ट्यूबरक्लोसिस में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अब आते हैं हम पे आखिरी क्लास ऑफ मेडिसिन पे, जो है हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये इफ़ेक्ट करता है हमारे 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स पे। ये क्या करता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड की वजह से मिस रीडिंग ऑफ कोड हो जाता है और एक जो प्रोटीन बनना होता है वो ना बन के कोई दूसरा प्रोटीन बनता है जो कि बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है और बैक्टीरिया को मार डालता है। तो ये साइडल क्लास के ड्रग में आता है। बाकी अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सबकी सब आते थे स्टैटिक क्लास ऑफ मेडिसिन में। अब इनकी दवाइयाँ हम देखते हैं। जनरली इनकी दवाइयों में लास्ट में हमें दिखेगा माइसिन की एफर्ट, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नेट्रिलमाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमाइकासिन एंड फ्रेगमाइसिटिन। अब हम अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो मेडिसिन है इनके कुछ यूजेस देखते हैं। ये ओरली इनइफेक्टिव होती हैं, क्यों, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल साइज होने की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। दूसरा कि हमने पढ़ा था कि अमाइनोग्लाइकोसाइड साइडल क्लास के ड्रग में आता है क्योंकि ये मिसरीडिंग ऑफ RNA करता है, मैसेंजर RNA को, जिसकी वजह से दूसरी कोई प्रोटीन बन जाती है जो बनना होता है, जो डिजायर्ड प्रोटीन होता है वो नहीं बन पाता। तो जो प्रोटीन बनता है वो टॉक्सिक होता है बैक्टीरिया के लिए और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और थर्ड, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज़ होता है इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन में याद करना है कि ये सैल्मोनेला में यूज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या कि इसे हम एंट्रिक फीवर में नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि जनरली सेप्सिस या कोई भी अननोन जो इन्फेक्शंस होते हैं, अब उस केस में हमें पता नहीं होता कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम ग्राम पॉजिटिव के भी मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और ग्राम नेगेटिव के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वहाँ पे हम देते हैं जेंटामाइसिन, और जो ग्राम पॉजिटिव के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो देते हैं एम्पिसिलिन का। अच्छा, जैसे जनरली क्या होता है कि ये जो मेडिसिन देना होता है अननोन केसेस में, तो इसे हम एक साथ नहीं दे सकते। अगर हमने इन्हें एक साथ दिया तो ये दोनों बेकार हो जाएंगे, क्योंकि दोनों केमिकली इनकॉम्पैक्टेबल है, साथ में नहीं दे सकते। इसलिए हमें सेपरेट इंजेक्शन देने पड़ते हैं एम्पिसिलिन के और जेंटामाइसिन के। दूसरा इनका यूज़ है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड को फंक्शन करने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये एनारोब्स वाली बैक्टीरिया में काम नहीं करते हैं। थर्ड, हमें ये लास्ट याद रखना है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम इन्हें प्रेगनेंसी और बच्चों में नहीं दे सकते। अब आके हम इनकी दवाइयों को कुछ टॉक्सिसिटी देख लेते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ कौन सी होती है, नियोमाइसिन जो है ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ओटोटॉक्सिक कौन सी होती है, जो ऑडिटरी में होती है वो अमाइकासिन है, और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी जो ओटोटॉक्सिसिटी जो क्रिएट करती है वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन।
ये होता है हमारा लास्ट जो है, ये है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कौन करता है? ये करता है नियोमाइसिन। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं टॉक्सिसिटी को। जो नेफ्रोटॉक्सिक है वो होता है नियोमाइसिन। ऑटोटॉक्सिक में दो होते हैं, एक ऑडिटरी ऑटोटॉक्सिक, दूसरा होता है वेस्टिबुलर ऑटोटॉक्सिक। ऑडिटरी में आते हैं अमाइकासिन और वेस्टिबुलर में आते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करते हैं उसमें आता है हमारा नियोमाइसिन। तो ये सब था हमारा क्लास ऑफ ड्रग्स जो हमने पढ़ा अमाइनोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड। यहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्लास ऑफ जो ड्रग्स थे ये ख़त्म होते हैं।